कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे बहुत सारे नोट छाप कर दे दीजिए, राइट। और मैं इतने सारे नोट जो मेरे पास आएंगे तो मैं जितने भी यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन बंदे रह रहे हैं, बीपीएल बंदे रह रहे हैं, मैं उनको 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए बांट दूंगा। मनी जितने ज्यादा हाथों में जाएगी और जितने ज्यादा हाथ एक चीज को चेस करेंगे, उस चीज के रेट बढ़ जाएंगे जिसको सारे लगे हुए चेस करने। ज्यादा लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है, ठीक है, और ज्यादा हाथ एक ही चीज को चेस कर रहे होते हैं तो महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। जिसको चेस कर रहे होते हैं उसके भाव बढ़ जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कॉलेज में कोई लड़की पसंद है या स्कूल में कोई लड़की पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है, मेरे दोस्त को पसंद है, उसके दोस्त को पसंद है, मेरे सारे दोस्तों को पसंद है, पूरी क्लास को पसंद है, हम सारे उसको चेस करेंगे, राइट, तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। यानी ज्यादा बंदे एक चीज को चेस करेंगे, उसके भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये साधारण सा लॉजिक है। डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई है, डिफ्लेशन का मतलब है कि कुछ कोई लोग खरीद ही नहीं रहे कुछ। अगर दुकानों पे जाएंगे ही नहीं तो दुकानदार रोटी कैसे खाएगा। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो मेरे को जानते हैं या जो मेरे से पढ़ते हैं या जो यूट्यूब पे मेरे को जानते हैं, अभी तक उनको ये पता था कि मैं फिज़िक्स का प्रोफेसर हूँ, राइट। तो आज मैं अपने अंदर का एक हिडन टैलेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएगा। जी हाँ, और आज मैं ख़ास करके इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी किस तरह से चलती है, क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा मतलब, हाँ, इकॉनमी पढ़ना मेरा शौक़ है। शौक़ के साथ साथ मैं ये जो लेक्चर डिलीवर करूँगा ये आपको उन बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे वो इकॉनमी के स्टूडेंट हैं, 11वीं के, 12वीं के, ठीक है, 9वीं के, 10वीं में, 9th-10th में उनके पास इकोनॉमिक्स है, या 11वीं 12वीं में इकॉनमी पढ़ रहे हैं, राइट, कॉमर्स में, या वो आपका ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या ग्रेजुएशन के बाद जितने भी हमारे रिस्पेक्टिव इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं शानदार, उसमें सबसे टॉप पर यूपीएससी है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, राइट, प्री की, मेंस की, या फिर एसएससी के एग्जाम, या कोई भी सरकारी एग्जाम वो दे रहे हैं बैंकिंग को, जिसमें इकॉनमी का काफ़ी अच्छा रोल होता है। और इकॉनमी फिजिक्स जैसे ही एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैंने पिछले 10 साल के अंदर, 10 या 12 साल में जो मैंने फिजिक्स पढ़ाई है, साथ साथ में मैंने इंडियन इकॉनमी पर भी काफ़ी रिसर्च की है, राइट। और मैं खुद भी यूपीएससी के पेपर कई बार दे चुका हूँ, राइट। तो अब मैं वो जो नॉलेज मेरे अंदर है इकॉनमी की, ये आप मुझे बताएंगे। अगर आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इकॉनमी के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, राइट। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, राइट, और ये जो कंटेंट मैं आपको इंडियन इकॉनमी का दे रहा हूँ, और कीपिंग इन माइंड वो सारे रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इवन वो इस चैनल को ट्रस्ट कर सकता है, मेरे को ट्रस्ट कर सकता है। जी हाँ, मुझे नहीं पता आगे मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करूंगा इकॉनमी पे कि नहीं। जी हाँ, पहले जब शुरुआत की है तो आपने बताना है मेरे को जरूर कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये वीडियो इंडियन इकॉनमी पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी काफ़ी कंफ्यूजिंग इकॉनमी इज़ वेरी टफ, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा साधारण वे में बताने की, ठीक है। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैंने उठाया दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हिंदी में मतलब होता है महंगाई। तो कैसे ये सब्जी का रेट बढ़ जाता है, राइट, कोई भी चीज़ है, कोई भी जो कमोडिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई खाने की चीज़ है, कैसे इनका रेट एकदम बढ़ जाता है, ठीक है, अचानक से घट जाता है। जैसे हमने रिसेंटली देखा था, टमाटरों का रेट बहुत बढ़ गया था, टमाटोस का, राइट, 300 350 रुपये पर किलो हो गए थे। तो ये कैसे चलता है, ये धंधा जो है, ये इकॉनमी चलती कैसे है, ठीक है। तो ये महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको इन्फ्लेशन समझाऊंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखिए प्यारे बच्चों, तो अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, ये जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं, 100% ये सवाल आते हैं। इंडियन इकॉनमी के 15 से 20 सवाल आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। एक बार मैंने एग्जाम दिया था 2016-17 में, तो आई थिंक 20 से 25 क्वेश्चन इकोनॉमी पे आए थे। तो इन्फ्लेशन बहुत खास है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो आप कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा यूपीएससी लेवल के, कि किस तरह के आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, कैसे इन्फ्लेशन पे सवाल आए हुए हैं, ठीक। तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। मान लीजिए टमाटर है, टोमेटोज, ठीक है, और ये जो है ये मनी है, जिसे हम सप्लाई कह देते हैं, मनी ऐसा है, तो मनी, और ये टोमेटोस। तो मान लीजिए 1 किलो टोमेटो का रेट था 40 रुपये,
1 किलोग्राम टमाटरों का रेट था 40 रुपये, ठीक है, 40 रुपये किलो मिल रहे थे। तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन्ड है, ठीक है। तो 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो एक जायज़ रेट है टमाटरों का, ठीक है। अगर मैंने ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इफ़ आई वॉन्ट टू डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक ऑप्शन है। मान लीजिए मैं आरबीआई गवर्नर को कहूँगा कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे बहुत सारे नोट छाप कर दे दीजिए, राइट, और मैं इतने सारे नोट जो मेरे पास आएंगे तो मैं जितने भी यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन बंदे रह रहे हैं, बीपीएल बंदे रह रहे हैं, मैं उनको 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए बांट दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मतलब गवर्नर साहब मेरे से खुश हुए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, रातों रात पहुँचा देता हूँ पैसा, नो इश्यूज़। उन्होंने पैसा पहुँचा दिया मेरे को जैसे तैसे। तो पैसा पहुँचा दिया तो मैंने कमिटमेंट की थी उनको कि मैं बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को, बंदों को ये दे के आऊँगा। तो मैंने उनको दे दिए। भाई साहब वो तो मुझसे कहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं है जीवन में, राइट। तो इतने खुश हुए, कहते हैं हाँ अब हम टमाटर भी खाएंगे, राइट, अब हम पनीर भी खाएंगे, ठीक है, तो अब हम चिकन भी खाएंगे, कई कुछ खाएंगे। तो यानी कहने का मतलब मैंने उनकी मनी की पावर बढ़ा दी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई कैसे बढ़ती है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन था, सारी जनता 40 रुपये किलो टमाटर ले रही थी, लेकिन अब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, राइट। मनी जितने ज़्यादा हाथों में जाएगी और जितने ज़्यादा हाथ एक चीज़ को चेस करेंगे, उस चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे जिसको सारे लगे हुए चेस करने। तो अब बहुत सारे हाथ जो है बहुत सारे पैसा लेकर टमाटर खरीदने जाएंगे, ठीक है। जब टमाटर खरीदने जाएंगे तो इनके तो भाव बढ़ जाएंगे, राइट, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि इतना टमाटर एक्चुअली सप्लाई में है भी है कि नहीं है, राइट। तो डिमांड बढ़ा दी, राइट, पैसा ज़्यादा देकर मैंने डिमांड बढ़ा दी। तो इन्फ्लेशन का बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है, ठीक है, और ज़्यादा हाथ एक ही चीज़ को चेस कर रहे होते हैं, तो महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। जिसको चेस कर रहे होते हैं उसके भाव बढ़ जाएंगे यार, ये तो पता ही हमें, ठीक है। कॉलेज स्कूल में देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी भी जिसे कहते हैं कि मैं मेल या फीमेल को या किसी भी जानवर को या कुछ भी ऐसा एग्जांपल दूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके कॉलेज में कोई लड़की पसंद है या स्कूल में कोई लड़की पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है, मेरे दोस्त को पसंद है, उसके दोस्त को पसंद है, मेरे सारे दोस्तों को पसंद है, पूरी क्लास को पसंद है, वो एक लड़की पसंद है। क्लास में और भी लड़कियां होंगी लेकिन एक लड़की पसंद है वो, राइट। उसके कारण क्या हो सकते हैं आप सब जानते हैं, ठीक है। तो वो पसंद है, राइट, तो हम सारे उसको चेस करेंगे, राइट, तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। वो कहेगी ले मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, राइट, तो वो महंगाई बढ़ गई। यानी ज्यादा बंदे एक चीज को चेस करेंगे, उसके भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये साधारण सा लॉजिक है, इकोनॉमी भी ऐसे चलती है, ये ध्यान रखना। तो इन्फ्लेशन, ये ऐसी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो रातों रात क्या होगा, ये टमाटर 500 रुपए किलो में बिकने लग पड़ेंगे, जो ऐसे हुआ भी रिसेंटली। तो एक तो इस तरह से, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। नाउ हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके? तो हाउ टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। 3 मेजर तरीके जो सरकार के पास है। कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, 3 तरीके से सरकार इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। या तो ये करे कि ज्यादा हाथ, ज्यादा पैसा एक चीज को चेस कर रहा था, तो या तो सप्लाई साइड पे इसको बढ़ा दे, ठीक है। तो और ज्यादा टमाटर चाहिए अगर महंगाई कंट्रोल करनी है, क्योंकि पैसा तो मान लीजिए हम पैसा नहीं कंट्रोल करना चाहते, पैसा बहुत है, चीज़ कम है, चीज़ को ही बढ़ा दो, राइट। तो मैं टमाटरों को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा या इंपोर्ट करूंगा, कहीं से भी इंपोर्ट करूंगा, तो पहला तरीका है सप्लाई साइड पर द गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंपोर्ट दी टोमेटोज, ठीक है। तो जब इस साइड की कमी पूरी हो जाएगी फिर वापस बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका सरकार ये कर सकती है, ये आरबीआई नहीं कर सकता। ये जो तरीके बता रहा हूँ ये बाय द गवर्नमेंट है। तो यूपीएससी में से सवाल आते हैं, किसी में भी ऐसे यूपीएससी किसी भी इकोनॉमी का टॉपिक हो, उसमें ऐसे सवाल आएंगे कि कंट्रोल कैसे करने, सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो पहला तरीका है वो सप्लाई साइड पर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, वो चीज़ ही खरीदने लग पड़ेगी या इंपोर्ट दी टोमेटोज, ठीक है। फिर वो ऐसे करेगी, गिव सब्सिडीज टू दी फार्मर्स, सब्सिडीज टू दी फार्मर्स। जब वो फार्मर्स को सब्सिडीज देगी तो वो ज़्यादा उस टमाटरों की खेती करेगी, ठीक है। सब्सिडी किसी में भी, इक्विपमेंट में सब्सिडी सस्ती दे दी, लोन इजीली लोन दे दिया, कम रेट पे लोन दे दिया, ठीक है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवा दिए सस्ते। तो जब ये चीज़ें इनको सस्ती मिलेंगी तो जाहिर बात खेती वो टमाटरों की ज़्यादा करेंगे, खेती टमाटरों की ज़्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा ये जो सप्लाई साइड का बॉटलनेक था
ये सॉल्व हो जाएगा। तो सब्सिडीज टू द फार्मर्स या टू प्रोवाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टू प्रोवाइड द एमएसपी। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देगी, यानी वो कहेंगे तुम जितनी मर्जी खेती करो, हम बैठे हैं, हम तुम्हें एक स्टैंडर्ड प्राइस देंगे। मान लो 100 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक है, उसको कह दिया कि तू कर खेती, ठीक है। क्योंकि देखो फार्मर खेती तभी करेगा ना उस चीज़ की जब उसे पता होगा कि यार मैं इतनी खेती कर लूँ, ठीक है। पता नहीं आगे से मेरे को कमीशन एजेंट, ठीक है, जो आड़ती है जिसे कहते हैं, कि वो मेरी इस फसल उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो सरकार ने गारंटी दे दी तेरी फसल उठाएंगे, और वो कहेगा अगर उठाएगा भी तो कहीं मुझे ऐसा नहीं हो कि मेरा 100 रुपया खर्चा हुआ हो पर किलो तो मैं वो कह जी 60 रुपये पर किलो के हिसाब से दूंगा। नहीं, सरकार की ठीक है, तेरा खर्चा चाहे 50 रुपये किलो हो चाहे 60 हो, मैं तेरे को 100 रुपये किलो दूंगा। तो एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि तू कर खेती। तो जब ज़्यादा खेती करेगा वो टमाटरों की, ठीक है, हमारी सप्लाई साइड की बॉटलनेक से, तो वो खेती तभी करेगा जब उसे मिनिमम कम से कम सपोर्ट प्राइस भी मिलेगा, ठीक है। वो अलग बात है 100 रुपये लेकर सरकार 120 में बेचना शुरू कर दे, वो सरकार की टेंशन है। तो जब उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की श्योरिटी हो जाएगी और जब उसको सब्सिडीज मिलने लग पड़ेंगी तो इसकी खेती ज़्यादा करेगा तो ऑब्वियसली हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीपिंग इन माइंड द यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद रखनी है कि क्या इन्फ्लेशन होती है, कैसे सरकार उसे कंट्रोल कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि आरबीआई उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। बस एक मिनट बोर्ड रब करूं मैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बात की कि इन्फ्लेशन सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है, हम बात करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल यूपीएससी में किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपको एमसीक्यू में, कि आप व्हाट द आरबीआई कैन डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो लेट अस सी व्हाट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है। सो व्हाट आरबीआई कैन डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आरबीआई सबसे बढ़िया तरीका उसके पास यही है, उसके पास एक ही ऑप्शन है बेस्ट, वो मनी सप्लाई रिड्यूस कर दे, टू रिड्यूस दी मनी सप्लाई। देखिए मैंने एक एग्जांपल ली थी, अगर आपने इन्फ्लेशन बढ़ानी है, यानी उसका इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट करना है, डिस्टर्ब करना है, हिलाना है, तो आप आरबीआई को रिक्वेस्ट करो कि भैया मेरे को ज़्यादा नोट छाप के दे दे, ताकि मैं सभी बंदों को, गरीब बंदों को, किसी को भी बांटने शुरू कर दूं। तो ज़्यादा हाथ में पैसा आएगा, ज़्यादा हाथ एक चीज़ को चेस करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो अब जो एग्जांपल मैंने ली थी हाइपोथेटिकल, वो अब मैं कहूँगा कि वो अब पैसा कैसे रिड्यूस कर सकती है इकोनॉमी से। देखिए इसीलिए सरकार ऐसे नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, मैं भी बचपन में सोचता था यार हर कंट्री के पास पैसे छापने की मशीन तो होती ही है, तो क्यों ना वो हर कंट्री अमीर बन जाए कि पैसा ही छापती रहे। ऐसे नहीं छाप सकते। अब आपको देखिए नुकसान क्या हुआ, पैसा छापने से क्या होगा, जितना सरकार पैसा छापेगी उतना वो हाथों में जाएगा, ठीक है। तो जितना हाथों में जाएगा गरीब बंदे के भी, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो नहीं चाहता वो, ठीक है। तो इससे सोच समझ के ही, मैं नहीं कहता कि आरबीआई के नोट छाप ही नहीं सकती, छाप सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कब कब उसको कैसी एक्सट्रीम सिचुएशन पे उसको नोट छापने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ रिड्यूस दी मनी सप्लाई, उसके पास क्या हथियार है, उसके पास टेक्निकली आरबीआई हैज़ टू फॉलो टाइट मनी पॉलिसी। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि टाइट मनी पॉलिसी क्या है। आरबीआई हैज़ टू फॉलो टाइट मनी पॉलिसी, या इसका नाम है डियर मनी पॉलिसी। तो साधारण वे में याद रखें, आपको चाहे यूपीएससी मेन में है या यूपीएससी प्री में एमसीक्यू की फॉर्म में है, कि टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी आरबीआई क्यों फॉलो करती है। आपने क्या आंसर देना है, टू रिड्यूस दी मनी सप्लाई और टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। महंगाई को कम करने के लिए उसको थोड़ी टाइटनेस बनानी पड़ेगी, या ये कहेंगे अब उसके लिए पैसा डियर हो चुका है, अब नहीं वो चाहता कि ज़्यादा वो बस लोगों के हाथों में जाए, आम जनता के हाथों में जाए। तो उसके लिए उसके पास क्या हथियार है। देखिए उसने जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी आरबीआई के अंडर होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई उनको आदेश देगा कि भैया अब आप जो लेंडिंग कर रहे हो, आप जो लोन दे रहे हो, लोन बांट रहे हो, ठीक है, उसका अगर इंटरेस्ट आप 10% ले रहे हो, अब आप 20% चार्ज कीजिए, डबल कर दीजिए। तो आरबीआई इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, सभी बैंकों में पहुंच जाएगी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सर्कुलर पहुंच जाएगा। तो सारे बैंक आरबीआई के इशारे पे काम करेंगे, जो 10% पे दे रहे थे लोन को वो 20% में देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बताइए मेरा ऐसा आप जैसे इंसान क्या जाएगा बैंक के पास लोन लेने? नहीं जाएगा, ठीक है। जब हम लोन लेने नहीं जाएंगे तो हम चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, मतलब हमारे हाथों में पैसा कम बांट रहा है बैंक, ठीक है। तो इसीलिए हमने नेचुरली आरबीआई ने ये प्रोसेस फॉलो करके टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी फॉलो करके मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया है, यानी अब इतने हाथों में पैसा नहीं जा रहा इजीली, इसलिए अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इससे उल्टा देखते हैं, ये तो तरीका हुआ आरबीआई के पास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई है, डिफ्लेशन का मतलब है कि कुछ कोई लोग खरीद ही नहीं रहे कुछ। अगर दुकानों पे जाएंगे ही नहीं तो दुकानदार रोटी कैसे खाएगा? मेरे को समझ, वो उन्होंने घरों से निकलना ही बंद कर दिया। तो इन्फ्लेशन के ऑपोजिट को कहते हैं डिफ्लेशन। सो हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन?
ये भी सवाल आ चुका कई बार यूपीएससी में। हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन। देखिए, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हैज टू फॉलो टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी, और इट हैज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। इसके सारे ऑपोजिट पॉइंट्स लिख दो। जहां रिड्यूस द मनी सप्लाई वहां क्या आ जाएगा, इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। ये अब कहेगी लोगों को भैया ले लो पैसे, जाओ घरों से बाहर शॉपिंग करके आओ, ठीक है। इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, ठीक है। दूसरा, टाइट मनी पॉलिसी की जगह लिखेंगे इट फॉलोज ए चीप मनी पॉलिसी, या यू कैन से इजी मनी पॉलिसी। तो इस पे टेक्निकल टर्म्स आपने जरूर याद रखनी है, इट फॉलोज चीप और इजी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे की जा सकती है, 3 पॉइंट्स के याद रखने, दैट्स इट। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने कोशिश की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन साधारण शब्दों में समझाने की। अब आगे हम देखते हैं कि आरबीआई के पास कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स हैं या क्वालिटेटिव टूल्स हैं। ये अगेन टेक्निकलिटीज हैं, आपको मेंस में भी हेल्प करेंगी, तो ये चीजें याद रखनी है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस फॉर यूपीएससी, राइट, एनी अदर एग्जाम, एनी अदर इंडियन एग्जाम, बीट बैंक पीओ, बीट एसएससी, एनी अदर एग्जाम जिसमें इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, आरबीआई के पास कौन से क्वांटिटेटिव हथियार हैं इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए, तो उसमें दो सबसे बड़े हथियार हैं, CRR एंड SLR। तो अब हम अगली इस पूरी वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत शानदार एग्जांपल से आपको ये जो टेक्निकल हैवी शब्द हैं, CRR कैश रिजर्व रेशो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बड़े साधारण वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट वेट कीजिए, मैं बोर्ड रब करूं। तो प्यारे बच्चों, अब आ जाइए, बड़े हैवी शब्द हैं और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बैंकिंग की टर्म समझ में आ गई ना, आपका जो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है ना, बड़े मलाई की तरह निकल जाएगा इकोनॉमी वाला, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि उस साल में 10 क्वेश्चन इकोनॉमी पे आए, अब 10 ही आएंगे। कई बार मैंने देखा 25-30 क्वेश्चन सीधे सीधे प्री में MCQ इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवाल ही, ये सारा सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो CRR समझेंगे। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखिए, पहले बात तो सीधे से सवाल ये आ जाता है कि यूपीएससी वगैरह में या किसी भी एग्जाम में कि बताइए रिसेंटली 2023 में CRR कितनी % चल रही है। तो कैश रिजर्व रेशो याद रखना, करंटली 4.5% चल रही है। करंटली 2023 की बात करूं, इट इज 4.5%। अब किसका 4.5% आगे बात करूंगा। और ये जो करंटली चल रही है 2023 में, तो ये 18% चल रही है, ठीक है। किसका 18% देखेंगे हम। तो अब सबसे पहले कैश CRR की मैं बात करता हूं। जो कैश रिजर्व रेशो है, ये सभी बैंकों को करना पड़ता, जरूरी है। ऑल दी बैंक्स, जब मैं ऑल दी बैंक्स की बात करूं, इसमें सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आ गए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एटसेट्रा, ठीक है। फिर सारे प्राइवेट बैंक आ गए, ठीक है, HDFC, ICICI सारे, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गई, ठीक है। इन सबको ये रखना ही पड़ता है, राइट, ये मैंडेटरी है। तो बैंक पेनलाइज करता, आरबीआई पेनलाइज करता है अगर कोई भी बैंक फेल्स टू मेंटेन दिस रेशो, तो बैंक से पेनल्टी मिलती है। सारे सवाल ही हैं, एक तरह से याद रखने हैं, ठीक है। सारे बैंक, सब में सब कुछ आता है, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, एवरीथिंग सबको रखना ही पड़ता है, यानी जो करंटली आपका 4.5% चल रहा है, ठीक है। अब 4.5% किसका, तो आरबीआई ने हर बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भैया जितनी आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं NDTL, जितनी आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है। अब क्या होता है बताऊंगा। नेट डिमांड, जितनी आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, उसका आपने 4.5% रखना है। मैं एग्जांपल देता हूं। अब वो एग्जांपल देने से पहले आपको बताता हूं NDTL क्या होता है। इस पे भी यूपीएससी में कई बार सवाल आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर NDTLs। हर बैंक के NDTL क्या होते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देखिए, ये NDTL 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं, एक डिमांड लायबिलिटी, एक टाइम लायबिलिटी। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को NDTL बोला गया। डिमांड लायबिलिटी में आ जाते हैं आपके कैश डिपॉजिट्स। जैसे मेरे पास अगर 5,000 रुपये घर में पड़ा है, तो मैं कर रहा हूँ बैंक में जमा करवाया हूँ, ठीक है। तो वो आपका जो कैश डिपॉजिट मैंने करवाया, कस्टमर ने जो डिपॉजिट करवाया, वो आपका डिमांड में आता है, ठीक है। डिमांड कैश डिपॉजिट्स, जैसे इसमें हम जो कैश डिपॉजिट करवाते हैं 2 तरह के अकाउंट्स में करवाते हैं, एक करंट अकाउंट,
करंट अकाउंट डिपॉजिट्स सारे ये डिमांड है, और एक सेविंग अकाउंट, तो ये सारे डिमांड में आते हैं, राइट। इसके बाद जो मैंने मान लीजिए कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भी सारा डिमांड लायबिलिटीज में आता है। तो ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखना। टाइम लायबिलिटीज में आते हैं जो टाइम के साथ चीजें मैच्योर होती हैं। सिंपल आसान तरीका याद करने का, टाइम के साथ हमें बाद में फायदा होता है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद। तो आप सोचिए क्या आ सकता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। तो जितनी एफडीज हैं, आरडीज हैं, ठीक है, ये सारी टाइम लायबिलिटीज हैं। जितने भी गोल्ड डिपॉजिट्स हैं ये सारे टाइम लायबिलिटीज हैं। जितने भी कैश सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टाफ डिपॉजिट्स हैं, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये सारी की सारी टाइम लाइफ जो विद टाइम मैच्योर होती है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से लॉजिक लगा सकते हो। आप जो भी ऐसी चीज जो जिसका फायदा आपको 5 साल के बाद होगा, जितने भी शेयर हो गए या डिविडेंड हो गए, जो समय लगाते हैं मैच्योर होने में, फायदा मिलने में जिन पे, ठीक है, तो सारी के सारी टाइम लायबिलिटीज हैं बाकी सारी। तो इनका जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज उसका 4.5% रखना है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 मिनट बस बोर्ड रब करूँ। तो प्यारे बच्चों समझते हैं कि CRR SLR कैसे वर्क करते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए RBI जो है वो सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दे कि भैया ऐसा है कि आपको कोई CRR नहीं मेंटेन करना, कोई SLR मेंटेन नहीं करना। तो करना क्या है इसका मतलब, देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए RBI इन्हें बैंकों को कह दिया, बैंकों के पास डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा कराना शुरू किया, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब बैंक करता है, बैंक अपना प्रॉफिट इनकम कैसे कमाता है, हमसे कैसे कमाता है, देखिए समझने वाली बात है। देखिए बैंक 0% से लेकर के मैक्सिमम 9% तक ब्याज देता है, ठीक है। आप बैंक के पास चले जाइए, किसी भी बैंक में चले जाइए, एफडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज आजकल 8%, कोई बैंक 8.5% दे रहा होगा, कोई 6% दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी स्कीम है, कोई कन्या योजना है, कुछ भी है, या सीनियर सिटीजन का भी पेंशन NPS स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, कुछ भी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्याज यानी इंटरेस्ट जो बैंक आपको ऑफर करता है कस्टमर को, वो 9% मान लेते हैं, और इतना ही करता है, ठीक है, 9% तक। इसका मतलब अगर बैंक ने ये मान ले कि बैंक ने हर को 9% देना ही देना है, तो कैसे कमाएगा। इसका मतलब जो भी वहां पर जमा करवाने जा रहा है, मान लीजिए मैंने बैंक में मेरे किसी बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट पड़ा है, ठीक है, वो 2 साल से वहां पड़ा है, मैं निकाल नहीं रहा, मेरा खर्चा आई चलाई चली जा रही है, जो 500 रुपए मैं किसी को पढ़ाकर कमा रहा हूँ उससे मेरी आई चलाई चली जा रही है, मैं नहीं निकालता। तो बैंक उस मेरे रखे हुए पैसे का मुझे ब्याज देगा, मान लीजिए मुझे 9% देगा। अब मुझे वो फ्री में दे रहा है 9%, उसने कमाई कहां से करनी है। तो उसने जो मेरा या किसी और ने 10 लाख रुपए रखा होगा, किसी और ने 1 करोड़ रुपए रखा होगा, तो इसकी टोपी घुमानी है उसने किसी को लेंड करना है। कोई मेरे ऐसा बंदा है, कोई और बंदा वहां लोन लेने पहुंचा, तो बैंक उसको फ्री में नहीं देगा। बैंक जो पैसा यूज करेगा वो मेरा और आपका यूज करेगा, जो डिपॉजिट्स हैं उसके पास। तो अगर बैंक ने किसी को 1 करोड़ रुपया लोन देना है, तो अब उसको 9% से ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, जब उसको कमाई करनी है। तो उसके कमाई का इसलिए जितने भी लोन होते हैं वो 9% से ज्यादा भी शुरू होते हैं, चाहे वो कार लोन है, चाहे वो होम लोन है, चाहे कोई भी XYZ बिजनेस लोन है। तो बैंक 10% से लेकर के 18-19% तक चार्ज करता है इंटरेस्ट, ब्याज, वही उसकी कमाई का साधन है। तो इसका मतलब इस तरह से बैंक टोपी घुमाता है, ये बैंक के सोर्स ऑफ इनकम का कारण होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब मान लीजिए कि बैंक के पास 1 करोड़ रुपया आया, ठीक है। अब सरकार RBI ने कह दिया, सरकार ने नहीं, RBI ने कह दिया कि हाँ कि आपको CRR या SLR नहीं मेंटेन करना, 0% है। तो 1 करोड़ रुपया जो आया, वो मान लीजिए बैंक के पास टोटल 1 करोड़ रुपया जमा हो गया एक दिन में, उसने सारा का सारा किसी को लेंड कर दिया, दे दिया लोन में। अब अच्छा बैंक वेट करता रहेगा, अच्छा अब कोई और भी आएगा वो डिपॉजिट करवाएगा, तो किसी और को बांटेंगे। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। सारा 1 करोड़ रुपया उसने दे दिया किसी को, फिर किसी की वेट कर रहा है, मान लीजिए वो आए ना, वो 1 महीने बाद आए, तो अब तक बैंक का दिवाली हो गया, यानी हमारे जैसे बंदों का पैसा उसने बैंक ने आगे बांट दिया बिना सोचे समझे। इसलिए ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। इस डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए RBI क्या करती है, बैंक को सतर्क करती है, हर बैंक को, कि भैया तुम्हें जमा करवाया किसी ने ना, उसका 4.5% तो साइड पे रख दो, मेरे को दे दो। वो ना किसी को लेंड कर सकते हो, ना उससे कोई कमाई कर सकते हो, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, ना उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो मान लीजिए कि किसी दिन बैंक के पास 120 करोड़ रुपया जमा हुआ, ठीक है, और 20 करोड़ रुपया निकाल लिया किसी ने अगले घंटे में, तो जो बचा 120 - 20 100 करोड़, तो जो 100 करोड़ बचा वो NDTL कहलाया जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब जो भी बैंक ने CRR SLR रखना है वो 100 करोड़ का रखना है, यानी 100 करोड़ में से 4.5% तो उसने साइड पे रख दिया CRR में, ठीक है। अब इसी का जो 18% है उसने साइड पे रख दिया SLR में, ठीक है। अब कहता है जो बचा ना आपके पास वो लेंड करो।
अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि ये ऐसे कहते हैं कि ये सारी जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक के पास, ये आरबीआई के पास, ये एक्चुअली काम करती हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है, इस पे सवाल आया हुआ है यूपीएससी में, लेंडर ऑफ द आरबीआई एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द, इसे ऐसे पूछा था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कौन? आरबीआई। इसका मतलब ये होगा कि अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन इकोनॉमी में आ चुकी है तो कुछ तो पैसा एक तरह से साइड पे पड़ा होना चाहिए, जो हम जिसे कहते हैं ना कि वो सिचुएशन के लिए टैकल करें। इसलिए जो ऐसा मान लीजिए कि 100 करोड़ का मान लीजिए 25% बना, 25 करोड़ तो साइड पे रख दो, तो जो अब लैंड करना है अपने, वो 75 करोड़ की टोपी घुमा सकते हो। 25 मेरे पास सेफ पे है कोई वर्स्ट केस सिनारियो से लड़ने के लिए। इसीलिए इस आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने को कहता है। अब आगे सुनिए इस पे सवाल कैसे कैसे आएंगे। तो जो सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है, देखिए सीआरआर जो है, सीआरआर में रखा हुआ पैसा यानी 4.5% इसका आप यू कैनॉट लेंड, कांट लेंड, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट, ना ही अगर आप लेंड नहीं कर सकते तो नो प्रॉफिट, ये बस पड़ा हुआ है बस, ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो के लिए। एसएलआर, एसएलआर का पैसा जो 18% आपने इसका रखा, तो वो आप यू कैन लेंड, ठीक है, मतलब आपके पास प्रॉफिट आ सकता है। आप लेंड कहाँ कर सकते हो? आप कोई गोल्ड डिपॉजिट में लेंड कर दो, इन्वेस्ट कर दो, मतलब यू कैन इन्वेस्ट, दिस यू कैनॉट इन्वेस्ट। अब गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, उसमें लेंड कर दो, यानी एटसेट्रा, कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट करना है एसएलआर का पैसा, ठीक है, तो गोल्ड डिपॉजिट्स में, गोल्ड लोन्स के लिए, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, सब में आप कर सकते हो, लेकिन वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड सिक्योरिटीज में कर सकते हो आप, ठीक है, सरकारी, तो इससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये डिफरेंस है बस सीआरआर और एसएलआर के बीच में। सीधे सीधे सवाल आपको इसमें आएंगे ही आएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जाते जाते मैं एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको कि सीआरआर को बढ़ाने से क्या फायदा नुकसान होता है और क्या चीज होती है। आप खुद ही सोचिए, अगर बैंक कहता है कि सीआरआर बढ़ा दो, तब जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी घटेगी, खुद सोचो। अब देखिए, जैसे ही आरबीआई ने कह दिया कि सीआरआर बढ़ा दो, मतलब अब जो बैंक हैं वो कम लेंड कर सकते हैं, कम लेंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट, वही सेम प्रॉफिट कमाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, तो कोई पैसा उधार लेने आएगा ही नहीं। अगर कोई पैसा उधार लेने आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब आपका जो मनी सप्लाई है वो घटेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो ही जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपको सवाल ही आ सकता है कि जब आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है कि सीआरआर को घटा दो, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट करता है इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि जब सीआरआर घटाओगे, बैंक ज्यादा पैसा लेंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा, लेंड करेगा, लोन में देगा, तो ज्यादा कमाई करेगा, और उससे आम व्यक्ति भी ज्यादा चीजें खरीदने जाएगा, तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, ठीक है। इसलिए सीआरआर का घटाना इज ए वेरी गुड फैक्टर टू बूस्ट द इकोनॉमी, ठीक है। फिर ये ऐसे सवाल आपसे किए ही जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको ये मेरा जो आज का लेक्चर है, पहला मेरा यूपीएससी लेवल का एक लेक्चर था इंडियन इकोनॉमी पर। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फ्लेशन का मतलब, सीआरआर का मतलब, एसएलआर का मतलब, ये सब समझ में आया ही होगा। मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको एमसीक्यू के, उसके आंसर आप देने की कोशिश करना, जस्ट वेट। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर का मैंने कंक्लूजन दिया है, ये पॉइंट्स जो मैंने एक लिख दिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में डिफरेंस, ठीक है। ये आपको यूपीएससी मींस में भी हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स, क्योंकि जब आप पॉइंट्स याद रखते हो तो आप बड़े आसानी से यूपीएससी मींस का पेपर लिख सकते हो कि ये पॉइंट है, इसके बारे में क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। तो देखिए, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। आरबीआई इंक्रीज कर देता है सीआरआर या एसएलआर, ठीक है, मैं समझा चुका हूँ। जब वो सीआरआर एसएलआर बढ़ाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बैंक के पास कम मनी होगी लेंड करने के लिए। जब कम मनी होगी लेंड करने के लिए, तो ज़्यादा हाथों में आम बंदे के पास पैसा नहीं होगा, तो वो इन्फ्लेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब बैंक्स लेफ्ट विद लेस मनी टू लेंड, आपको बता दिया। तो अब बैंक्स तो कम पैसा लोन में दे सकते हैं, लेकिन उनको अपना प्रॉफिट तो उतना ही रखना है ना, ठीक है। जब ज्यादा पैसा लेंड करके आ रहा था प्रॉफिट, तो इसलिए वो अपना प्रॉफिट उतना ही मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जो 10% पे लेंड कर रहे थे वो 20% पे देंगे, ताकि प्रॉफिट उतना ही रहे, ठीक है। तो लेकिन इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे, पीपल कम बंदे पैसा लेने आएंगे, ठीक है, कम बंदे पैसा लेने आएंगे, डिमांड कम होएगी, प्राइजेस जो बड़े हुए हैं वो घट जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इससे उल्टा डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इसका उल्टा कर दीजिए, जहां इंक्रीज यहाँ डिक्रीज सीआरआर। इसका मतलब बैंक्स आर लेफ्ट विद मोर मनी,
उन पास ज़्यादा मनी है, ज़्यादा लेंडिंग करेंगे तो इंटरेस्ट रेट वो कम हो ही जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा लोग पैसा लेने आ रहे हैं तो कम इंटरेस्ट में भी उतना प्रॉफिट अचीव किया जा सकता है। पीपल कैन बोरो मोर और डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस वापस राइज हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हुए हैं तो लेट अस चेक जितना मैंने करवाया। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन आरबीआई शुड परस्यू चीप मनी पॉलिसी। इन्फ्लेशन के लिए तो आपको बताया गया टाइट मनी पॉलिसी होती है, डियर मनी पॉलिसी होती है, पहला नहीं हो सकता। टू कॉम्बैट डिफ्लेशन आरबीआई शुड इंक्रीज एसएलआर। तो अभी देखो डिफ्लेशन के लिए तो डिक्रीज करना होता है सीआरआर एसएलआर, तो यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, बोथ एंड भी हो नहीं सकता, तो आंसर आ गया नाइदर। अगला सवाल जो यूपीएससी में आया हुआ है, व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर, जब वो सीआरआर बढ़ाता है तब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये देखिए, जब सीआरआर बढ़ता है बैंकों के पास, बैंक में यानी आरबीआई की बात नहीं हो रही ना, सरकार की बात हो रही है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके पास क्या पावर आती है? ठीक है, तो पहला तो पॉइंट वैसे ही इनवैलिड है। आरबीआई विल हैव लेस मनी टू लेंड। भाई साहब आरबीआई तो आम बंदे को पैसे देता ही नहीं, सरकार भी नहीं देती, तो पहले 2 पॉइंट्स तो गायब हो गए। तीसरे चौथे में से आंसर होगा बैंकों की बात हुई है, जब सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास कम पैसा होता है लेंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा उनको जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास, तो बैंक्स विल हैव मोर मनी ना, उनके पास कम पैसा होगा, बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। देखिए ऐसे यूपीएससी में सवाल आते हैं। तो आज का लेक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने कोशिश की है, आप जब यूट्यूब पे टाइप करोगे इन्फ्लेशन या सीआरआर एसआर, हो सकता है बहुत बड़े बड़े चैनल आपको मिल जाए, बहुत सारी वीडियोस मिल जाए, लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या मेरा तरीका अच्छा लगा आपको, ज़रूर अपना कमेंट जरूर डालिए। ठीक है, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस मिले और मैं ये इकॉनमी और आगे भी यूपीएससी के किस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे करना होता है, तो मैं ये लेक्चर्स कंटिन्यू रखता चलूँ। तो आपका दिया हुआ प्यार ही मेरे को कॉन्फिडेंस देगा। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।